विद्यार्थी के साथ कितना फ्रेंडली रहते हैं। हम क्लासरूम में ही सिर्फ टाइट रहते हैं, बाद में की आइए ना हम बैठते हैं तो हम आपको अपने बगल में बैठा के चाय भी पिलाते हैं समय जरूरत पड़ने पर, समझे। तो बात ये हम बहुत ज्यादा खुद ही फ्रेंडली रहते हैं और जानते हैं हम खुद बहुत ज्यादा परेशान हैं। परेशान इस बात से, पिछले दिनों हम ये बात बोले भी थे किसी क्लास में कि हम विद्यार्थी को समय नहीं दे पा रहे हैं, विद्यार्थी को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, विद्यार्थी से मिल नहीं पा रहे हैं, समझे। अब सब आता है एडमिशन ही कर दीजिए, इसी बैच में कर दीजिए, ठीक है। सब आता है पैरवी लेकर के, उसका पैरवी इसका पैरवी लेकर के, समझे। अब हम कैसे मिले बताइए, जगह रहेगा तब ना। तो हमारी मजबूरी आप लोग नहीं समझते हैं। क्लास लाइव हुआ जी, हाँ अच्छा बोलिए आप लोग, दीदी जी लोग, हाय। अरे यहां से 500 मीटर पूरब, सॉरी पश्चिम या पूरब, इधर इधर इधर, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, देखते हैं बड़ा क्लासरूम देखते हैं। और देखिए बड़ा क्लासरूम देखते हैं, अगर मान लिया जाए 1500 2000 का क्लासरूम मिल गया, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। क्लास लाइव है, कहां तक छूटा है ऑनलाइन वाला, यही क्वेश्चन ना, तुरंत ना हुआ था, तुरंत बंद कर दिए थे ना। चलिए ठीक है, ऑनलाइन वाले लोग जो है पूछ लीजिए, यही क्वेश्चन ना बता रहे थे। तो ओजोन, और देखिए ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत का जानते हैं हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए, पृथ्वी पर के लोगों के लिए ओजोन परत की सुरक्षा काफी ज्यादा आवश्यक है। और ओजोन परत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आने वाले दिनों में परीक्षा में देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आपके बिहार दरोगा में एगो दिवस फिक्स है और कभी कभी 2 गो भी पूछ दिया है। तो जैसे कि जो है आपको ये बात याद रखिएगा, जैसे कि बिहार दरोगा में क्या क्या पूछा है सुनिएगा दिवस के संदर्भ में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये सब बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए। तो पूछा जा सकता है, तो ये तमाम प्रकार की बात आप याद रखिएगा। और ओजोन परत की जो मोटाई को मापा जाता है डॉब्सन में, किसमें मापा जाता है, डॉब्सन में। तो अब अगर आप समझे हैं भाई जी लोग, तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा, सी होगा। तो नीचे से लिखिएगा ओजोन परत, ओजोन स्फीयर, ओजोन परत, ओजोन स्फीयर, ओजोन परत, ओजोन स्फीयर, डैश दे करके लिखिएगा। वायुमंडल की दूसरी परत, वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल में, 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 समताप मंडल में 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच, 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ओजोन लेयर की मोटाई में कमी, ओजोन लेयर की मोटाई में कमी
अर्थात ओजोन छेद, अर्थात ओजोन छेद होने का सबसे प्रमुख कारण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस है, CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, CFC गैस है। फुल स्टॉप। ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है, डॉप्सन में मापी जाती है, डॉप्सन, डॉबोसन, डॉप्सन में मापी जाती है, डॉप्सन में मापी जाती है। ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए बताइएगा, अब याद करते जा रहे हैं ना, इसको भी याद कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बताइएगा भाई जी लोग कि जो ओजोन लेयर है वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन लेयर वायुमंडल के किस परत में? कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर? चलिए, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? किस में मापी जाती है? और इसके बाद ओजोन छेद का पता पहली बार कहां चला है? अंटार्कटिका। कहां चला है? कहां चला है? अंटार्कटिका। और विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? और ओजोन परत की मोटाई में जो कमी आ रही है या ओजोन छेद हो रहा है, उसका कारण कौन सा गैस है? CFC गैस है। बात क्लियर है इतना? चलिए ठीक है, आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर को 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यह विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन है। और इसके कुल 6 अंग है, इसके जो है आपको कुल 6 अंग है, क्लियर है? और इसके जो 6 अंग है, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है, सचिवालय है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसमें हर अंग का अलग अलग काम है। जैसे कि सुरक्षा परिषद का काम है पूरे विश्व में शांति कायम करना, फिर महासभा का काम है पूरे विश्व को लेकर नियम कानून बनाना। जैसे कि आप देखिएगा भारत के संदर्भ में सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना किसका काम है? तो पुलिस का है। विधि का निर्माण करना किसका काम है? तो संसद का है। न्याय प्रदान करना किसका काम है? तो न्यायपालिका का है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का है। उसी प्रकार से जो है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं उसका अलग अलग काम है, क्लियर है? तो आप ये सब बात याद रखिएगा, नीचे से एक लाइन लिखिएगा। और एक चीज और, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है आपको सदस्यों की संख्या 50 हुआ करती थी, 50 हुआ करती थी, जबकि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या 193 है, 193 है, क्लियर है? याद रखिएगा, नीचे से लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। इसका मुख्यालय
न्यूयॉर्क में है। यह विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन है। यह विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन है। चलिए तो बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1900। इसका मुख्यालय और इसके बाद जो है विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, एक तरफ है बाघ आरक्षित क्षेत्र और एक तरफ है राज्य। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंद्रावती, पहला इंद्रावती है। देखिए गौर से सुनिएगा। देखिए, एगो इंद्रावती नदी है, इंद्रावती नदी है। एगो इंद्रावती नेशनल पार्क है। एगो इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र है। इंद्रावती नदी के है, इंद्रावती बांध के है, इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र के है, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क के है। सब छत्तीसगढ़ में है। कहां है? छत्तीसगढ़ में। और जो इंद्रावती है ना, वह गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? गोदावरी। किसकी सहायक नदी? गोदावरी। पेरियार, पेरियार झील है, पेरियार नदी है और पेरियार बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो पेरियार झील हो, पेरियार नदी हो, पेरियार बाघ आरक्षित क्षेत्र हो, सभी के सभी केरल में। कहां है? केरल में। सिमलीपाल, सिमलीपाल ओडिशा में है। फिर आपको बांदीपुर कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा बाघ आरक्षित क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। क्लियर है? तो ये सब चीज याद रखिएगा। इंद्रावती कहां? छत्तीसगढ़। पेरियार, सिमलीपाल, बांदीपुर, बांदीपुर। जानते हैं आज के डेट में अब इतना कंपटीशन है, आज के डेट में अगर ये सब क्वेश्चन गलती करके आते हैं मतलब अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। समझ गए? तो जो भी डाटा वाला चीज है ना, वो एकदम इतना कीजिए ना। देखिए, जानते हैं हम होमवर्क क्यों करवाते हैं और ये सब क्यों करवा रहे हैं? मेरा टारगेट क्या है पता है? पूरे सिलेबस को कम से कम 3 बार आपको दिखा देना। समझिए, पूरे सिलेबस को कम से कम 3 बार। एक बार आप होमवर्क सीरीज के माध्यम से देखिएगा, दूसरा बार हम आपको पढ़ाएंगे पूरा का पूरा सिलेबस, और तीसरा बार जो है लगभग इन 900 क्वेश्चन में जो है ना पूरा सिलेबस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हम आपको भरोसा दिलाते हैं हम एक बार पूरे सिलेबस को दिखा देंगे इन 900 क्वेश्चन में। समझ गए? तो इतना करने के बावजूद अगर आप याद नहीं रखिएगा तो फिर कोई उपाय है? देखिए, संस्थान से रिजल्ट होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम हर चीज को कम से कम 3 बार करवाते हैं। क्लास में भी आप देखते होंगे कि हम हर चीज को 2 से 3 बार आपको दोहराते हैं। समझ गए? आसान प्रश्न तो एकदम किसी भी सूरत में गलती करना ही नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज है, याद रखिएगा। आप उत्तर देख लीजिए, जो भी होगा सी होगा। चलिए, तो इसमें तो कुछ लिखाना है नहीं। चलिए, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता हाइड्रोमीटर। क्या? हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। क्लियर है? अब देखिएगा, ग्रेविमीटर किसको मापता है जानते हैं? जो पानी होता है ना, पानी पर जो जल तैरता है, सॉरी, पानी पर जो तेल तैरता है, पानी पर जो तेल तैरता है उसी को मापता है ग्रेविमीटर। फिर हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर की हम बात करें तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, वायुमंडलीय आर्द्रता। और हिप्सोमीटर जो है समुद्र तल से ऊंचाई को मापता है। हिप्सोमीटर जो है समुद्र तल से, नीचे से लिखिएगा, आंसर बी होगा, नीचे से लिखिएगा। ग्रेविमीटर, ग्रेविमीटर, ग्रेविमीटर जल के सतह पर, जल के सतह पर तेल की माप करता है। ग्रेविमीटर जल की सतह पर तेल की माप करता है। ग्रेविमीटर जल की सतह पर तेल की माप करता है। अगला,
हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। अगला, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। आगे, हिप्सोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई को मापता है, हिप्सोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई को मापता है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आए दिनों यहां से प्रश्न पूछा जाता है, कौन यंत्र किसको मापता है। तो कौन यंत्र किसको मापता है, इस चीज को आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन सीधा हम डिस्कशन करवा रहे हैं, इस चीज को आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जा रहा है। देखिए एक सेट डिस्क्राइब करने का एकमात्र उद्देश्य है आपको आपके दिमाग में सिलेबस आ सके, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सके, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ आता पता चल रहा है। ऐसा ही प्रश्न अभी भी पूछा जा रहा है, उन बहुत ज्यादा टफ प्रश्न पूछा जा रहा है, वो बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा। आप थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर नौकरी चाहिए तो बिहार दरोगा तुरंत आता है, साल डेढ़ साल में आपके शरीर पर वर्दी लग जाता है, साल डेढ़ साल पढ़ लीजिए वर्दी लग गया। आगे, इबी ज्योग्राफी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उद्योग है और अवस्थिति है, कौन उद्योग कहां अवस्थित है। रेलवे उपकरण उद्योग, मोटर वाहन उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, साइकिल उद्योग। जो साइकिल उद्योग है पंजाब के लुधियाना में है, पोत निर्माण उद्योग केरल के कोच्चि में, केरल के कोच्चि में। मोटर वाहन उद्योग जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। रेलवे उपकरण उद्योग छत्तीसगढ़ के भिलाई में। मिलाइए क्या होगा, ए होगा। आगे, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं प्रोटीन में, प्रोटीन में। हवा में परागन को कहते हैं वायु परागन। साइंस का क्वेश्चन है ये सब। युवा, करंट के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा शुरू किया गया? दिल्ली पुलिस। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर। और विश्व में सबसे ज्यादा केसर ईरान, विश्व में सबसे ज्यादा ईरान, 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 ईरानो। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? निस्पंदन, फिल्ट्रेशन। एनएसडीएल का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। डी, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? फॉर्मिकम्ल, फॉर्मिकम्ल। कौन आपको? फॉर्मिकम्ल। कीट के डंक में फॉर्मिकम्ल पाया जाता है, वो जब काटता है ना तो खुजली होना शुरू हो जाता है, फॉर्मिकम्ल। साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें। ये विविध के संदर्भ में एक प्रकार से कहिए तो क्वेश्चन है। नासरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देश पांडे। इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? उपर्युक्त सभी, सब सिनेमा जगत से जुड़ी हस्तियां हैं। आगे है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है? देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम भारत की बात करें, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में है, जिस कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। वहीं भारत में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा के विषय में पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा आप सभी लोग जानते होंगे, जो अपना पृथ्वी है लगभग गोलाकार है, पूर्णतः गोलाकार नहीं मान सकते हैं, मान लीजिए गोलाकार है, मान लिया जाए गोलाकार है, लगभग गोलाभ है, जियोड आकार का है। पृथ्वी के बीचों बीच से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कई नामों से जाना जाता है। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है,
विषुवत रेखा कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है, इन सभी नामों से जाना जाता है। और यह जो रेखा है यह पृथ्वी को लगभग दो बराबर भाग में विभाजित करती है। इससे ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध होता है ये, और इससे नीचे आइएगा तो ये आपको दक्षिणी गोलार्ध होता है। इससे नीचे आइएगा तो ये क्या होता है आपको दक्षिणी गोलार्ध होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो जो ये आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा है यह विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? देखिए ध्यान दीजिएगा, कुल मिलाकर के 4 गो काल्पनिक रेखा के विषय में आपको याद रखना है। एक आपको कर्क रेखा, दूसरा मकर रेखा, तीसरा विषुवत रेखा और चौथा 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी जीएमटी रेखा या प्रधान यामयोत्तर रेखा। ये चारों रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है इसको याद रखना आपके लिए आवश्यक है। आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा पूछा है, कल के डेट में जाकर के मकर रेखा पूछ देगा, परसों के डेट में जाकर के जो है आपको कर्क रेखा पूछ देगा, तरसों के डेट में जाकर के प्रधान यामयोत्तर रेखा पूछ देगा। तो यहां पर हम लोग भूमध्य रेखा को देखते हैं। तो अब देखिएगा भाई जी लोग, जब हम लोग मानचित्र पर आते हैं, ये अपना पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर जो है ये आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब देखिएगा भाई जी लोग, ये दक्षिणी अमेरिका महादेश है, ये आपको अफ्रीका महादेश है और ये आपको एशिया महादेश है, ये आपको एशिया महादेश है। तो आप देख सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश से होकर गुजरती है। अर्थात जो भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है या विषुवत रेखा है या इक्वेटर रेखा है, यह विश्व के 3 महादेश से होकर गुजरती है तथा कई देशों से होकर गुजरती है। जो कई देशों से होकर गुजरती है हम इसमें कोई दिमाग नहीं लगाए हैं। हम हर देश का पहला नाम, हर देश के नाम का पहला अक्षर ले लिया। जैसे भारत है तो उसमें भौ ले लिए हैं और उसी के आधार पर एक ट्रिक हमने बना दिया है, इबाको गया काका कैसा माई कीसा। समझ गए? इबाको गया काका कैसा माई कीसा। क्लियर है? इबाको गया काका केसा माई किसा। किसान, किसान, माई किसान। ई से इक्वेडोर, ई से इक्वेडोर। ब से ब्राजील, ब से ब्राजील। ई से इक्वेडोर, ब से ब्राजील। को से कोलंबिया, को से कोलंबिया। ग से गैबोन, य से युगांडा, य से युगांडा। क से केनिया, सॉरी सॉरी नहीं 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 नहीं। क से कांगो, सॉरी। क से कांगो और दूसरा क से कांगो गंडाज। दोनों अलग अलग देश है, कांगो अलग है, कांगो गंडाज अलग है। फिर जो है आपको के से केनिया, के से केनिया। स से सोमालिया, स से सोमालिया। और इसके बाद मा से मालदीव, मा से मालदीव। ई से इंडोनेशिया, ई से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। फिर की से किरीबाती, किरीबाती। स से साओ टोम, स से साओ टोम। और न से नौरू, न से क्या आपको नौरू। विश्व के इन सभी देशों से जो है आपको गुजरती है। आप देख सकते हैं कोलंबिया हो गया, इक्वेडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया। फिर आपको गैबोन, युगांडा, कांगो, कांगो गंडाज। फिर आपको इधर मालदीव आएगा, इंडोनेशिया आएगा। क्लियर है? तो ये चीज है, आप इन बातों को याद रखिएगा। तो नीचे से आप लिखना प्रारंभ कीजिए, लिखिएगा, हेडिंग मारिएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा टेस्ट में तो नीचे वाला क्लासरूम में ही हो जाता है ना,
नीचे वाला क्लासरूम और वो दिन नीचे हो जाता है ना। चलिए ठीक है, आज इस बैच को थोड़ा सा खींचेंगे, ठीक है। 12:15 12:30 बजे तक खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। 12:30 बजे तक कम से कम है, 12:15 बजे तक कम से कम 12:15 बजे तक। क्या है? ठीक है, लिखिए भूमध्य रेखा। भर जिंदगी तो खाइए करके क्या उखाड़ लिए, ठीक है। बोलता है भूख लग जाता है, खाना बनाना है। माँ बकलोल हैं आप लोग। हम आपको बता रहे हैं, देखिए हम आपको बता रहे हैं, हम अपने विषय में आप पूछ लीजिएगा यहाँ किसी स्टाफ से, या जो विद्यार्थी हमको बहुत बढ़िया से जानता है उससे पूछ लीजिएगा। बहुत सारा दिन ऐसा होता है जब सुबह से लेकर शाम तक चाय पर गुजार देते हैं, समझ गए। तो जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देखिए क्वेश्चन कैसा भी देता है बोर्ड, कट ऑफ फाइनल कट ऑफ कितना 80। इस बार भी आपको क्या लगता है मेरिट 77-78 से कम में बनेगा? कभी नहीं 77-78 से कम में मेरिट बनने वाला है, समझे। तो लगभग 80 छुइए न दिया हो, और जबकि क्वेश्चन 20 से 25 एकदम नया क्वेश्चन था, और तब बताइए 78, 79, 80 कट ऑफ जा रहा है। तो आप इसी से समझ लीजिए कंपटीशन कितना है। और इस बार कम से कम 8 लाख लोग फॉर्म गिराएगा और 2000 के आसपास वैकेंसी आएगा। 8 लाख में 2000 में आना है तो बाबा जी का ठुल्लू न है। लिखिए भूख प्यास सब चीज को त्यागना होगा। हम भी भूखे प्यास से आते हैं जी, ठीक है। यहां से जाते हैं तब खाना खाते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर। लिखिएगा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर, पृथ्वी के बीचों बीच केंद्र 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 से होकर जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यह रेखा पृथ्वी को, यह रेखा पृथ्वी को यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, 2 बराबर भाग में बांटती है। और ध्यान दीजिएगा एगो बात भाई जी लोग बताइएगा आप हमको, मैथ तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। अगर कोई वृत्त है, अब वृत्त की सबसे लंबी रेखा कौन होती है? वृत्त की सबसे लंबी रेखा व्यास होती है। अब व्यास वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, हाँ या ना? और व्यास वृत्त को 2 बराबर भाग में बांटती है, एकदम बांटती है। वैसे ही जो पृथ्वी है, पृथ्वी का व्यास है भूमध्य रेखा, पृथ्वी का व्यास है भूमध्य रेखा। और जैसे वृत्त की सबसे लंबी रेखा व्यास होती है, वैसे संपूर्ण पृथ्वी की सबसे लंबी रेखा भूमध्य रेखा है। सबसे लंबी रेखा भूमध्य रेखा है और इसकी लंबाई है 12,756, 12,756 किलोमीटर। क्लियर है? तो उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। यह रेखा पृथ्वी की सबसे लंबी वृत्त रेखा है। यह रेखा पृथ्वी की सबसे लंबी वृत्त रेखा है। यह रेखा पृथ्वी की सबसे लंबी वृत्त रेखा है। यह रेखा पृथ्वी की सबसे लंबी वृत्त रेखा है। इसकी लंबाई 12,756 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 12,756 किलोमीटर है।
इसकी लंबाई 12,756 किलोमीटर है, 12,756 किलोमीटर है। फुल स्टॉप। यह रेखा 3 महादेश जैसे दक्षिणी अमेरिका कौमा अफ्रीका और एशिया से गुजरती है, साथ ही साथ कई देशों से गुजरती है जो निम्न है, साथ ही साथ कई देशों से गुजरती है जो निम्न है, साथ ही साथ कई देशों से गुजरती है जो निम्न है, जो निम्न है। इसका ट्रिक लिखिएगा। इबाको गया काका केसा माई किसान। इबाको गया जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखना है। इबाको गया काका केसा माई किसान। इबाको गया काका केसा माई किसान। अब नीचे से डैश दे करके इबाको में, जैसे हम लिखे हैं वैसे ही लिख लीजिए ना। इबाको में, इबाको में, इबाको में। ई से इक्वेडोर, ई से इक्वेडोर। ब से ब्राजील, क से कोलंबिया। ई से इक्वेडोर, ब से ब्राजील, क से कोलंबिया। ई से इक्वेडोर, ब से ब्राजील, क से कोलंबिया। ई से इक्वेडोर, ब से ब्राजील, क से कोलंबिया। गया में गैबोन युगांडा, गैबोन युगांडा। गया में गैबोन युगांडा, गैबोन युगांडा। काका में कांगो और कांगो गंडाज। 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 केसा में केनिया और सोमालिया, केनिया और सोमालिया। केसा में केनिया और सोमालिया, केसा में केनिया और सोमालिया। माई में मालदीव और इंडोनेशिया, मालदीव और इंडोनेशिया। मालदीव और इंडोनेशिया, मालदीव और इंडोनेशिया। किसान में किरीबाती, साओ टोम, नोरू। 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 चलिए भाई जी लोग, अब आइए तो मेरे साथ याद कीजिए, तो लिख लिए। बताइएगा, पृथ्वी के केंद्र से होकर जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। पृथ्वी के केंद्र से होकर जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। पृथ्वी को लगभग कितने बराबर भाग में? भूमध्य रेखा के ऊपर जाइएगा तो कौन गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। कौन गोलार्ध? नीचे आइएगा तो पृथ्वी की सबसे बड़ी विदित रेखा कौन है? भूमध्य रेखा। पृथ्वी की सबसे बड़ी विदित रेखा, भूमध्य रेखा की लंबाई 12,700। भूमध्य रेखा की लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई। चलिए आगे। भूमध्य रेखा विश्व के कितने महादेश से होकर? कितने महादेश? कौन कौन? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और, चलिए, भूमध्य रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरते, उसको याद रखने का ट्रिक। एक बार फिर से इस ट्रिक को बोलिए। देखिए, एगो बात यहां पे बताते हैं। विवेकानंद सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। उनका यह स्टेटमेंट है, इस पृथ्वी का कोई भी काम है, उस काम को अगर एक भी इंसान कर रहा है तो इस पृथ्वी के हर मानव में कैपेसिटी है कि वो कर सकता है। अगर हमको याद है तो आप सबको याद हो सकता है। समझ गए? और इस स्वामी विवेकानंद का ही ये स्टेटमेंट है कि जो लोग अपने आप को कमजोर समझता है वो पापी है।
समझिए, क्या आप पापी हैं? नहीं ना है। आप अपने आप को कमजोर नहीं समझते हैं। आपके, समझ गए, आपके जैसा कोई नहीं है। रिजल्ट होगा तो आप ही का होगा, ये चीज सोचना है। समझ गए, रिजल्ट होगा तो किसका होगा? ऐसा सोचिएगा ना तो पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, और तैयारी कीजिए और समझ जाइए कि हम दरोगा बन गए हैं, तभी पढ़ पाइएगा, नहीं तो नहीं पढ़ पाइएगा। इसे क्या होता है? इसे, बासे, कासे, इसे, बासे, कासे, गासे, यासे, पहला कासे, दूसरा कासे, केसे, सासे, मासे, इसे, कीसे, सासे, नासे, नासे। हमको याद हो सकता था, आपको भी याद हो सकता है ना? जिस रोज हमारे जितना याद कर लिए, दरोगा में रिजल्ट नहीं रुकेगा। चलिए, अब बताइए इसका आंसर मैक्सिको होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई है? मतलब पहला परमाणु बम कब गिराया गया है? देखिए ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, ये जो प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। कौन विश्व युद्ध से? द्वितीय विश्व युद्ध से। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, यहां पर मानचित्र नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध, अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा का पूरा विश्व दो खेमा में बट गया था। एक तरफ मित्र राष्ट्र था और दूसरे तरफ ध्रुवीय राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, रसिया था, अमेरिका था, इत्यादि इत्यादि देश था, और भी बहुत सारे देश थे। इसके बाद अगर हम ध्रुवीय राष्ट्र की बात करें तो इसमें आपको जापान था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी इत्यादि देश थे। तो अब देखिएगा, एक तरफ मित्र राष्ट्र, दूसरे तरफ ध्रुवीय राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्र में एगो है जापान। जापान क्या किया जानते हैं? अमेरिका के सैन्य हवाई अड्डा, अमेरिका का सैन्य हवाई अड्डा हवाई द्वीप समूह में था, और हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में है, और हवाई द्वीप समूह अमेरिका के अंतर्गत ही आता है। तो अमेरिका का सैन्य हवाई अड्डा हवाई द्वीप समूह के पर्ल हार्बर में था, और उस पर्ल हार्बर के ऊपर जापान आक्रमण कर दिया और अमेरिका के सैन्य हवाई अड्डा को तहस नहस कर दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 7 दिसंबर 1941 को, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के सैन्य हवाई अड्डा पर्ल हार्बर, अमेरिका के सैन्य हवाई अड्डा पर्ल हार्बर का नक्शा बिगाड़ दिया, मतलब इसको बर्बाद कर दिया। और इसी के बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इससे पहले अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। शुरुआती दौर में अमेरिका ना तो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था, ना द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था। बाद में जाकर अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ है। और जब अमेरिका शामिल हुआ तो अमेरिका सबसे ज्यादा टारगेट जापान को किया, अमेरिका सबसे ज्यादा टारगेट जापान को किया, और अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया। 6 अगस्त को जो अमेरिका ने परमाणु बम गिराया वह हिरोशिमा पर गिराया, हिरोशिमा पर गिराया। और हिरोशिमा पर जो बम गिराया उस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय नाम था, लिटिल बॉय नाम था। और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया, 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया, और इसका नाम था फेटमैन। क्या नाम था? फेटमैन, फेटमैन नाम था। और जो लिटिल बॉय है उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग हुआ था, और जो फेटमैन है उसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग हुआ था, प्लूटोनियम 239 का प्रयोग हुआ था। तो जो विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा आई है 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 अगस्त 1945।
और इसी के बाद जापान जो है तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा मित्र राष्ट्र के समक्ष। और दूसरी बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, दोनों विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की ही जीत हुई है, मित्र राष्ट्र की ही जीत हुई है। क्लियर है? तो नीचे से लिखिएगा, उत्तर तो इसका आपको पता चल गया होगा, नीचे से लिखिएगा। लिखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ऑनलाइन वाले लोग पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सबको? ऑनलाइन वाले लोग दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने 7 दिसंबर 1941 को जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डा पर्ल हार्बर, अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डा पर्ल हार्बर कोस्ट में हवाई द्वीप समूह में है, कोस्ट में हवाई द्वीप समूह, पर्ल हार्बर कोस्ट में हवाई द्वीप समूह, पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर तहस नहस कर दिया इसलिए अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में इसलिए अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में 8 दिसंबर 1941 को 8 दिसंबर 1941 को मित्र राष्ट्र के तरफ से शामिल हुआ, मित्र राष्ट्र के तरफ से शामिल हुआ। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके या दूसरा पॉइंट में, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया, लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया जिसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग हुआ था, 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 जिसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग हुआ था। फुल स्टॉप। आगे दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट, अमेरिका ने नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक FATMAN फैटमैन नामक बम गिराया जिसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग हुआ था, जिसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग हुआ था, जिसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग हुआ था।
जिसमें प्लूटिनम प्लूटिनम 239 का प्रयोग हुआ था। चलिए आइए एक बार याद करते हैं। तो बताइए, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को कहां बम गिराया गया? कहां बम गिराया गया? कौन बम? कौन बम? उसमें किसका प्रयोग? यूरेनियम 200। और 9 अगस्त को कहां बम गिराया? 9 अगस्त को कौन बम गिराया गया? उसमें किसका प्रयोग हुआ था? किसका प्रयोग हुआ था? अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी। 1939 से 1945 तक चला। क्या शुरुआती दौर में ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया? नहीं ना, शामिल हुआ था। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल क्यों हुआ? क्योंकि जापान ने अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डा को बर्बाद किया। क्योंकि जापान ने अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डा को बर्बाद किया, इसलिए जो है आपको मित्र राष्ट्र की तरफ से धुरी राष्ट्र के खिलाफ शामिल हुआ। बात क्लियर? याद रखिएगा। चलिए आगे। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? देखिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कर और लेखांकन से है, यानी टैक्स एंड अकाउंटिंग से है। टैक्स एंड अकाउंटिंग से है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? देखिए, भारत में, देखिए गौर कीजिएगा, भारत जो अपना देश भारत है ना हो, भारत में सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा कुआं और नलकूप का प्रयोग होता है। कुआं और नलकूप का प्रयोग, फिर नहर का प्रयोग, फिर तालाब का प्रयोग। दूसरा स्थान पर नहर है, तीसरा स्थान पर तालाब है। उत्तर भारत में कुआं और नलकूप से ही सिंचाई कार्य होते हैं। दक्षिण भारत में तालाब, झील से सिंचाई कार्य होते हैं। और सबसे ज्यादा ट्यूबवेल जो आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नीचे से एक लाइन लिखिएगा, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुआं और नलकूप है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन, देखिए नीचे वाला बैच लग जाएगा तब बोलिएगा, तब छोड़ेंगे, नहीं तो जाम लग जाएगा। ठीक है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुआं और नलकूप है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुआं और नलकूप है, तो वहीं दूसरा सबसे प्रमुख साधन नहर है। तो वहीं दूसरा सबसे प्रमुख साधन नहर है। तो वहीं दूसरा सबसे प्रमुख साधन नहर है। नहर है, फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। दक्षिण भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन तालाब है। दक्षिण भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन तालाब है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, लिखे नहीं, लिखे, फिर से बोले। दक्षिण भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन तालाब है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट होता है। बिहार दरोगा मेंस हाल फिलहाल में हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। क्या तारीख को हुआ था? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हुआ है ना? अब ध्यान में भी नहीं है। ठीक है, 24 अप्रैल को हुआ है। मेंस परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने संवाद हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? देखिए, गौर कीजिएगा, 1717 पोस्ट प्रीलिम्स पहला सीटिंग का यह क्वेश्चन है। 1717 पोस्ट प्रीलिम्स पहला सीटिंग का यह क्वेश्चन है, और 2213 पोस्ट मेंस का भी यही क्वेश्चन है। तो मतलब आप हमको एक बात बताइएगा, क्वेश्चन रिपीट होता है या नहीं होता? आपके पास क्वेश्चन बैंक है ना? हो, आप देख लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन रिपीट होता है, यह हमको क्या संदेश देता है बताइए? यह तो हमको यही ना संदेश देता है कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन बैंक को रट लेना चाहिए। तो क्वेश्चन बैंक को रटिएगा कि नहीं रटिएगा? रट लीजिएगा ना? चलिए ठीक है। तो अब देखिएगा, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, मगधी, संस्कृत। गौतम बुद्ध की संवाद की जो भाषा थी, मतलब गौतम बुद्ध जो उपदेश दिया करते थे,
पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे, क्योंकि उस समय आम जनों की भाषा पाली हुआ करती थी और पाली भाषा में लोग गौतम बुद्ध की बातों को समझ पा रहे थे। इसी वजह से गौतम बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिया और यही बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का कारण भी है। आप सभी लोग जानते होंगे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। यह जानकारी हमें अशोक के रूमीदेई अभिलेख से प्राप्त होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह शादी हो गया, संतान भी हो गया। गौतम बुद्ध ने गृह का त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो जब उनका जन्म हुआ था उसी समय एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की कि यह लड़का आगे चल करके या तो बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा। तो गौतम बुद्ध के पिता चाह रहे थे कि वो संत नहीं बने, इसी वजह से गौतम बुद्ध को हर दुख से बाहर रखा, हर दुख से बाहर रखा। गौतम बुद्ध को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, समझ गए। यानी गौतम बुद्ध को कुआं का मेढक बना करके रखा हुआ था। लेकिन एक बार अचानक पिताजी राज दरबार से गायब थे, अचानक वो जो है अपने राज के भ्रमण पर निकले और जब गौतम बुद्ध राज के भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। बूढ़ा व्यक्ति के जर्जर शरीर को देखा, बीमार व्यक्ति के दुखित मन को देखा, मृत व्यक्ति के सब के पीछे शोकाकुल परिवार को देखा और चौथा एक प्रसन्न मुद्रा में टहलता सन्यासी को देखा। तो गौतम बुद्ध ने यह देखा सब तो दुखी है, वो सन्यासी है जो एकदम मस्ती में है। गौतम बुद्ध ने तय कर लिया कि अब हमको सन्यासी ही बनना है। गौतम बुद्ध गृह का त्याग किए, सन्यासी बनने निकल गए, तपस्या किए। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने उपदेश देना शुरू किया। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य की बात की और वही 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार बना। और उसी में गौतम बुद्ध ने यह कहा कि यह जो संसार है पूरा का पूरा दुखमय है, पूरा का पूरा संसार दुखमय है। हर व्यक्ति के दुख का अलग अलग कारण है। दुख का कारण इच्छा का होना है और दुख कई प्रकार के होते हैं। दुख के निवारण के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए उसकी भाषा पाली हुआ करती थी। अब देखिएगा, अब एनसीईआरटी ही पढ़िएगा तो लोअर क्लास का एनसीईआरटी लिखता है गौतम बुद्ध की संवाद की भाषा प्राकृत थी। हायर क्लास का एनसीईआरटी लिखता है पाली थी। तब एनसीईआरटी में ही मतभेद है, एनसीईआरटी किताब में ही मतभेद है। तो अब हम क्या मानेंगे? और आज तक जो बोर्ड पूछा है उसने क्या माना है? पाली माना है। हर बोर्ड ने आपको पाली मानना है। कौन क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं, आपको क्या मानना है? पाली। देखिए दूसरा दिवस आ गया। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। एड्स बैक्टीरिया से होता है या वायरस से? किससे होता है? अच्छा आगे बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। किसके जन्म दिवस को? स्वामी विवेकानंद। विश्व मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस। चलिए, निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का या के विभाग हैं? रक्षा विभाग, अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग। ये तीनों रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। रक्षा वित्त विभाग नहीं आता है। आंसर ए, बी और सी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कोई बना पाएगा? किसी का औकात है बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। लेकिन जो एम लक्ष्मीकांत पढ़ेगा वो बना पाएगा, समझ गए। एक प्रकार से कहिए पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसका जो है हम कौन मंत्रालय के अधीन कौन कौन विभाग आता है हम प्रयास करते हैं कल ही हम आपको दे देने का। लेकिन अगर हम कल आपको नहीं दिए, आपका काम है कि आप हमको याद दिलाते रहिए। देखिए हम तो बहुत कुछ करते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाने के अलावा जो है मैनेजमेंट भी देखना होता है, हॉस्टल भी चलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो दिमाग में बहुत सारा चीज चल रहा होता है। तो थोड़ा सा आपका भी कोऑपरेशन जरूरी है। मतलब अगर हम भूल जाए तो आपको याद दिलाना है। अगर हम डांट भी दे ना तो फिर भी याद दिलाना है, ठीक है? याद दिलाना है। ये हम पूरा का पूरा एक ब्यौरा दे देंगे। और देखिए ये सब क्वेश्चन जब आएगा ना तो कोई नहीं बनाएगा। और जब एक बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा है तो क्या दूसरा बार नहीं पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता है? तो आपका काम है हमको याद दिलाना, ठीक है? फिलहाल इसका आंसर आप याद रख लीजिए, बी।
हम प्रयास करते हैं रात में ही, आज रात में तैयार करके जो है कर देंगे। ई करेंट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला गया? चेन्नई में खोला गया था। करेंट का क्वेश्चन है, याद रखने की जरूरत नहीं है। और जो अभी का करंट, जो पुराना करंट है उसको याद रखने की जरूरत एकदम नहीं है। ठीक, आंसर बता दे रहे हैं। ठीक ठीक है। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? ये याद रखना थोड़े है हो, फिर भी इसका आंसर होगा सैयद शाहिद हकीम। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। देखिए ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन जो किया गया है, मानचित्र ना है यहां पे, बंगाल का विभाजन देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है। कब हुआ है आपको? 1905 के बंगाल का मतलब क्या था जानते हैं? 1905 के बंगाल का मतलब आज का बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, बांग्लादेश, यह समस्त क्षेत्र बंगाल कहलाता था। और उस समय के बंगाल भारत के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों आधार पर सबसे बड़ा प्रांत था। जैसे आज के डेट में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा प्रांत राजस्थान, और सबसे छोटा प्रांत गोवा, और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा सिक्किम। वैसे ही उस समय के भारत का जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों आधार पर सबसे बड़ा प्रांत बंगाल। बंगाल का विभाजन कर्जन ने घोषणा किया कि हम प्रशासनिक आधार पर करेंगे, घोषणा किया ये, लेकिन कर्जन ने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया, मतलब धर्म के आधार पर किया, मतलब हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन ने प्रशासनिक आधार पर करने की घोषणा की, लेकिन बंगाल का विभाजन हुआ सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुआ। बंगाल विभाजन लागू 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुए, लंबे समय तक स्वदेशी आंदोलन हुए, और अंततः बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और बंगाल विभाजन को रद्द दिल्ली दरबार 1911 के तहत किया गया। और आज तक भारतीय इतिहास में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है, जिसमें पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1877, पहली दिल्ली दरबार 1877, द्वितीय दिल्ली दरबार या दूसरी दिल्ली दरबार 1903, और तीसरी दिल्ली दरबार 1911। तृतीय दिल्ली दरबार जो 1911 में हुए थे, इसी दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई, और इसी दिल्ली दरबार के तहत बंगाल विभाजन रद्द हुए थे। तो अब देखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, इनका शासनकाल है 1916 से 1921। कर्जन है 1899 से 1905। हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग द्वारा, हार्डिंग का शासनकाल है 1910 से 1916। मिंटो है, मिंटो का शासनकाल है 1905 से 1910। तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ है तृतीय दिल्ली दरबार 1911। तो 1911 के समय में आप देखिए भारतीय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, अर्थात बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने। आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। नीचे से लिखिएगा। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया। तो वही बंगाल विभाजन को रद्द, तो वही बंगाल विभाजन को रद्द तो वही बंगाल विभाजन को रद्द, बंगाल विभाजन को रद्द 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार, 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार के तहत लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया।
बताइए बंगाल विभाजन कब हुआ है? 1900। किसने किया है? बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ है? 1900। किसने किया है? बंगाल विभाजन रद्द कौन से दिल्ली दरबार? कौन से दिल्ली दरबार? दिल्ली दरबार का आयोजन कुल कितनी बार? कितनी बार? पहली बार कब? 1870। दूसरी बार? तीसरी बार? तीसरी बार? बात क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, अब सुनिएगा। अब जो है होमवर्क देते हैं, दीजिए। चलिए देखिए, इतिहास शुरू कर देंगे, ठीक है? इतिहास शुरू कर देते हैं, इतिहास शुरू कर देंगे कल या परसों से। कल या परसों से इतिहास शुरू हो जाएगा और एक साथ 2 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं। होमवर्क में पॉलिटी दे रहे हैं, आसान है, और इतिहास हम पढ़ाएंगे, ठीक है? तो घटना चक्र लेकर के चल रहे हैं। घटना चक्र सब आदमी देख लीजिए, देख रहे हैं? घटना चक्र सबके पास होना चाहिए और इस पर डेली कम से कम 15 मिनट और अधिक से अधिक आधा घंटा का समय देंगे इस पर डेली। इसको आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा। डेली डाउट नहीं बताएंगे, कभी कभी डाउट बताएंगे, अभी ही बता दे रहे, क्योंकि डाउट बताने के चक्कर में पढ़ा नहीं पाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ा करके समझाना आपको चीजों को, समझ गए? और सब चीज अभी जो है ना, एक बार में सीधा आंख बंद करके दिमाग में ले लेना कि हमको याद करना है। क्या है, ना है, कैसे है, वो सब कुछ नहीं। दिमाग में सिर्फ क्या लेना, हमको याद करना है, सिर्फ यही बात लेना, और सब चीज हम आपको समझाएंगे। बात क्लियर है? तो आज से होमवर्क शुरू करते हैं और आज पहला दिन है तो कम होमवर्क देंगे और धीरे धीरे होमवर्क का डोज जो है ना बढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है? और पढ़ना है। हम यही कहते हैं कि भाई जी लोग मेहनत कर लीजिए, एक बार मेहनत कर लीजिएगा, सफल हो जाइएगा, जीवन बन जाएगा, सब चीज बेहतर होगा। और अगर अभी मेहनत नहीं किए तो फिर जीवन भर ऐसे ही रह जाइएगा, समझे? आज आप यहां पे धक्का खा रहे हैं, कल अपने जीवन में धक्का खाइएगा कहीं ना कहीं, समझे? तो बेहतर कीजिए। क्या बोले, अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और हाँ, बैग लेकर ज्यादा ई कोना उ कोना नहीं करना है, समझे? बैग लेकर ज्यादा ई कोना उ कोना नहीं करना है, मतलब इधर उधर नहीं करना। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैठ के पढ़िए, रूम बंद करके पढ़िए। विद्यार्थी को देखते हैं संतोष नहीं होता है, विद्यार्थी हा ही प्रकृति का होता है, हा ही समझते हैं। तो हा ही प्रकृति का मत बनिए, किसी एक पे विश्वास कीजिए। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हम ही पे विश्वास कीजिए, एकदम नहीं। हम आज तक ना किसी विद्यार्थी को कहे हैं, ना अपने पूरे जीवन काल में कहेंगे कि आप हम ही पे विश्वास कीजिए, आप हम ही से पढ़िए, एकदम नहीं। आपको जिस पे विश्वास है आप उसी के पास पढ़िए। और जानते हैं, टीचर से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका सेल्फ स्टडी होता है। हम आपको क्या बोले थे पहला क्लास में? अगर आप सफल होते हैं तो आपकी सफलता में 70% योगदान आपके खुद का है। अगर आप असफल होते हैं तो आपकी असफलता में सबसे बड़ा योगदान आपके खुद का होता है। अगर आप क्लास में 4 घंटा गुजारते हैं तो रूम पे 8 घंटा किताब के साथ गुजारना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा। और सेल्फ स्टडी करने के लिए ही हम होमवर्क सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो कीजिएगा ना? ठीक है, अभी तो बोल रहे हैं कीजिएगा तब ना। और धीरे धीरे जो है भगा भी देंगे हम, आप टेंशन मत लीजिए, हम भगाते भी हैं। हॉस्टल से पता कर लीजिएगा, जो नहीं पढ़ता भगा देते, आप पता कर लीजिएगा, समझे? हॉस्टल फुल है, इसी वजह से फी पूछने का कोई जुगाड़ ही नहीं है। पहला चैप्टर में टोटल क्वेश्चन है 25, मात्र 25। भारत का संवैधानिक विकास, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, फिर ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, दोनों। तो एक में है क्वेश्चन 7 गो और दूसरे में है 25 गो क्वेश्चन। तो 25 + 7 कितना हो गया? 32। ना अभी थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा देने दीजिए, अभी थोड़ा देने दीजिए, बाद में बढ़ाएंगे, ठीक है? बहुत लोग पहला चैप्टर में देखिए ना, ठीक है? आपका पुराना वाला 2021 का है, 2022 का है,
देखिए पहला चैप्टर में तो है जी 7 गो क्वेश्चन ना है ना, नजर आया? क्या क्या होमवर्क है पता चला? इसको कर लीजिएगा ना पक्का? सबको अपने अपने आने वाली बीबी का कसम कर लीजिएगा, करके आइएगा ना, करके आइएगा, सुंदर बीबी मिलेगी। चलिए हाँ हाँ एकदम पढ़ना पूरा। हाँ हाँ जी 7 गो 25 गो संविधान सभा से पहले, ये आपका होमवर्क है, इससे आगे कल मिलते हैं। और रुक जाइएगा 1 मिनट, जिन भी लोगों को वो स्टडी मटेरियल मिल गया वो चले जाइए, और जिन भी लोगों को नहीं मिला है वो रुक जाइएगा, उसको बंटवा देते हैं। जिनको मिल गया और जिनके पास आई कार्ड होगा वही रुकिएगा, आई कार्ड देख करके ही स्टडी मटेरियल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। निकलिए। क्या क्या किनका है, किनका है ये, क्या बोल रहे? टेस्ट, टेस्ट का क्वेश्चन। जब तक बैच संतुलित नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं देंगे आपको। एडमिशन हुआ है मात्र अप्रॉक्स में डाटा नहीं है, लेकिन जो है जितना एडमिशन हुआ है उससे ज्यादा नोट बंटवा दिया, फिर भी नोट पूरा नहीं हुआ है, समझ गए हैं? तो फालतू का भी लोग नोट लेकर के जा रहा है। बैच संतुलित होने दीजिए, क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है? अरे हम आपसे ज्यादा हम आपके लिए सोचते हैं, समझे? अरे हाँ जोर से बोलिए। कुछ नहीं, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। निकलिए सब लोग। और जिसको क्वेश्चन बैंक नहीं मिला है, देखिए है ऑफिस मंगाया है जी, मंगाया होगा, फोन करके पूछिए। जिसको है, जिसको क्वेश्चन बैंक नहीं मिला है, अगर आपने एडमिशन ले रखा है, आपके पास आई कार्ड है, तो आप रुकिएगा, आपको क्वेश्चन बैंक दिलवा देते हैं।